वेलकम वंस अगेन। तो मेरी तरफ से पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप देख रहे हो इस वीडियो को। तो कैसे हैं आप? तो पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईर्ष्या नीति में, एंड दिस इज चंचल कुलदीप। तो जैसे हमने क्या सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी है, और साथ साथ में अब आपको केमिस्ट्री की ट्रिक भी आपको मिलना स्टार्ट हो गई है। तो पहले तो देखो, मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि देखो, अभी जो केमिस्ट्री की ट्रिकें आना आपके इस चैनल पर स्टार्ट हुई है, तो थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों के बाद में, थोड़ी वीडियो के बाद में बायोलॉजी की भी आने स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखो, ये जो ट्रिक आ रही है यूट्यूब पर, जो आपको ट्रिक मिलेगी ना, वो ट्रिक का मतलब क्या था, कम समय में क्या टॉपिक को समझा ना। लेकिन हमारी जो ट्रिक की जो थोड़ी वीडियो होती है ना, वो लेंदी होती, तो उस लेंदी का मैं आपको कारण ही बताऊंगा। कि जैसे कि मान लें कि पिछली वीडियो में आपको राहुल सर ने क्या हाइब्रिडाइजेशन की आपको ट्रिक बताई। तो हाइब्रिडाइजेशन की वो जो ट्रिक है, लगभग लगभग 17-18 मिनट की ट्रिक बनी होगी वो। तो उस ट्रिक में क्या हुआ कि सारे के साथ जितने एक्सेप्शन वाले केस है वो भी आपके सोल्व होंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो उस ट्रिक को देखने के बाद में आपका छूटेगा। देखो, ट्रिक में क्या होता है कि आपको जैसे ट्रिक बताई, मोटे मोटे जो क्वेश्चन आपके आपसे उससे सॉल्व होते हैं वो बनेंगे, उसके बाद में समझा करके निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद में जो मेन चीज आती है वो आती है एक्सेप्शन की। और नीट में वही तो पूछा जाता है, एक्सेप्शन। इनऑर्गेनिक में तो क्वेश्चन आते कहाँ से, मेनली एक्सेप्शन से आते हैं। तो उस ट्रिक को पढ़ने के बाद में आपके सारे एक्सेप्शन वाले केस भी सोल्व होंगे, बिना एक्सेप्शन वाले केस भी सोल्व होंगे। तो आपको कम समय में टॉपिक को समझना है, लेकिन वीडियो में थोड़ा सा 2-3 मिनट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, समझ रहे हो ना? हाँ, तो समझ रहे हो तो अच्छी बात है। तो हम तो अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हॉट टॉपिक जो रहेगा हमारा, हॉट कैसे, देखो हॉट मजा आ रहा है ना आपको पढ़ने में इसको। तो अभी तक क्या है, हम डिफरेंस पर ही चल रहे हैं। डिफरेंस की शायद क्या है, 4 वीडियो हो गई। अंतर की कोशिका में कौन कौन से क्या क्या अंतर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, वो सारे सारे हम देख रहे हैं। तो 4 लेक्चर तो हमने अंतर में देख लिए अभी तक, और सिर्फ अभी तक भी 6 अंतर ही देख पाए हम। तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में, वो आज हम स्टार्ट करें कहाँ से। पिछली वीडियो में बताया था ना मैंने, सेल मेम्ब्रेन, वही स्वान वाला एग्जाम्पल, वो थियोडर स्वान आए थे, और वो रूडोल्फ विर्चो, तो सेल मेम्ब्रेन का एक शब्द आया था वहां पर। तो जो हमारा नेक्स्ट यंत्र है वो आज है सेल मेम्ब्रेन वाला। तो वही ट्रेंड हमारा कौन सा, इधर तो डिफरेंस, इधर तो क्या हमारा रहेगा, डिफरेंस, डिफरेंस रहेगा। ये क्या, यूकेरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल। और इधर क्या, हमारी जो पुरानी है बूढ़ी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो जो डिफरेंस है, सातवां डिफरेंस हमारा सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और पढ़े लिखे लोग जो है इसको वो कोशिका झिल्ली के नाम से भी पुकारते हैं। हाँ, तो देखो भाई, डिफरेंस किस बात का है। पहली बात तो, डिफरेंस ज्यादा नहीं देखने मिलेगा आपको सेल मेम्ब्रेन में। किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की, लिपिड प्रोटीन की, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन से बनी होती है क्या, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी होती है। तो यहां पर भी जो सेल मेम्ब्रेन वो किससे बनी होगी, लिपिड प्लस प्रोटीन। तो सेम है, तो फिर डिफरेंस किस बात का हुआ, डिफरेंस निकाल लूंगा मैं कहीं ना कहीं से, तो डिफरेंस आपको निकाल ही लूंगा। सेल बायोलॉजी से नहीं, तो मैंने बताया था ना, डाइवर्सिटी से निकाल लूंगा, तो इकोलॉजी से निकालो, कहीं ना कहीं से तो आपको डिफरेंस इसमें बताया जाएगा, तभी तो डिफरेंस में मैंने इसको लिखा है। तो देखो, इसकी जो मेन स्ट्रक्चर होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, या इसको शॉर्ट में बोले तो लिपो प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन अंतर आएगा, देखो अभी इसमें
वसा की रेखित श्रृंखला पाई जाती है। ठीक है, वसा जो है वो ऐसे क्या रहेगी, एक रेखित श्रृंखला के रूप में होती है ऐसे। ठीक है से, और यहां पर भी क्या होगा, यूकेरियोट्स के समान, यूकेरियोट्स के समान वसा की रेखित श्रृंखला पाई जाती है। लिपिड प्लस प्रोटीन भी सेम है, वसा की रेखित श्रृंखला भी समान है, तो फिर डिफरेंस किस बात का है? तो डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा ना। एक बैक्टीरिया आया था, इसका नाम क्या था, आर्की बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो सबसे दर्दनाक कंडीशन में रहता है, कैसे, ज्यादातर टेम्परेचर में रहता है, हाई एसिडिक कंडीशन में रहता है, तो बेचारे को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना बचने के लिए। तो बचने के लिए देखो यहाँ पर भी इंतजाम किया था सेल मेम्ब्रेन में भी। जैसे सेल वॉल में भी क्या है, एक उसमें विशेष कैरेक्टर था ना, स्यूडोम्यूरिन की सेल वॉल पाई जाती है उसमें, जिस कारण वो अनफेवरेबल कंडीशन से क्या उसको झेल सकता है। इसलिए उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको भी एक अलग टाइप से डिजाइन किया गया है। किसने? नेचर ने डिजाइन किया उसको। नेचर ने क्या डिजाइन किया इसको, कि उसने अपने आप को जो है एनवायरमेंटल के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया अपने अंदर, क्या हो गए उसके अंदर अनुकूलन। तो नेचर ने उसको बनाया ऐसा कि, या उसने अपने अंदर खुद के अंदर ऐसे क्या कर लिए, अनुकूलन उत्पन्न कर लिए। तो आर्की बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया मैं थोड़ा सा डिजाइनदार लिखूंगा इसको, आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में वसा की साकित श्रृंखला पाई जाती है। कैसी भाई? साकित। इनमें क्या क्या कैसी आ रही थी? इनमें आ रही थी रेखित। यूकेरियोट्स में भी कैसी थी? रेखित। प्रोकैरियोट्स में भी कैसी थी? रेखित। लेकिन एक प्रोकैरियोट से कौन, बेचारा आर्की बैक्टीरिया, तो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें वसा की कैसी पाई जाती है? साकित श्रृंखला। इस कारण सेल मेम्ब्रेन थोड़ी उसकी कैसे जटिल टाइप की होगी, और इस कारण वो अत्यधिक टेम्परेचर क्या कर सकता है, सहन कर सकता है, तभी तो अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा, नहीं तो ये जिंदा ही नहीं बच पाएगा। तो ये एक सेल मेम्ब्रेन में क्या था, डिफरेंस। तो ये सेल मेम्ब्रेन तो क्या डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट देखो आप, सेल मेम्ब्रेन में आगे हम डिफरेंस देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन का अगला जो डिफरेंस है वो देखो, डिफरेंस क्या है सॉरी, अंतर्वलन नहीं पाए जाते हैं, अंतर्वलन नहीं पाए जाते। देखो अंतर्वलन का मतलब क्या होता है, एक चीज तो बहिर्वलन और एक चीज होती है अंतर्वलन। मान लो कि ये क्या सेल मेम्ब्रेन है, अब ये सेल मेम्ब्रेन है, यहां से देखो बाहर की तरफ निकल कर कैसे संरचना में, जैसे फ्लैजिला है, वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन का एक बहिर्वलन होता है, बाहर निकली हुई संरचना, तो वो तो बहिर्वलन। लेकिन अगर सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर के ऐसे संरचना बनाएगी तो उसको क्या अंतर्वलन बोलेंगे उसको। तो ऐसे इसमें जो अंतर्वलन क्या होता है, एब्सेंट। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स है, अंतर्वलन से निम्न संरचना बनती है। इसमें अंतर्वलन प्रेजेंट हो गया, लेकिन अंतर्वलन से दो विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। वो दो संरचना क्या क्या है, एक तो क्रोमेटोफोर और दूसरी है, पहले तो क्रोमेटोफोर और दूसरी है मीजोसोम। कौन सी सोम? मीजोसोम। पहले तो है क्रोमेटोफोर और दूसरी है मीजोसोम। दोनों ही किससे बनते हैं, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से। क्रोमेटोफोर तो किससे रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस। इस पर क्या लगे रहेंगे, इस पर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं इस पर,
और जो मीजोसोम है वो किससे रिलेटेड है? रेस्पायरेशन से। रेस्पायरेशन से क्या है? मिलती जुलती है। मिलती जुलती क्या है? उसके फंक्शन से क्या है? संबंधित। तो ये तो किसकी बात हुई? सेल मेम्ब्रेन की। हाँ, एक डिफरेंस में और आपको बता देता हूँ। तीसरा जो डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड ही, कि जो प्रोकैरियोट्स है, सॉरी जो यूकैरियोट्स है, उनमें सेल वॉल होती है बाहर तो, और अंदर क्या रहेगी? सेल मेम्ब्रेन। तो जो दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो यूकैरियोट्स में तो क्या रहेगा? मान लो कि सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर के सेल वॉल और ये के अंदर सेल मेम्ब्रेन। तो ये यूकैरियोट्स में तो एकदम ऐसे क्या सटी रहती है, एक दूसरे के एकदम पास पास प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है, दोनों में जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होगा ही नहीं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में ये क्या है? सेल वॉल, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो दोनों के बीच में जो स्पेस है वो क्या कहलाता है? पेरिप्लाज्मिक स्पेस। तो यूकैरियोट्स में पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या रहता है? एब्सेंट। जबकि प्रोकैरियोट्स में पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या रहता है? प्रेजेंट। तो यहाँ पर सेल वॉल, CW का मतलब है सेल वॉल, और CM का मतलब है, CM का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सेल मेम्ब्रेन है CM का मतलब। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के मध्य पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट, उपस्थित रहता है। सॉरी, नहीं रहता है, अनुपस्थित लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, अनुपस्थित, अनुपस्थित रहता है। और यहाँ पर क्या होगा कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट रहता है। समझे कि नहीं बात को? यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस एब्सेंट है, यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या है? प्रेजेंट है। और इसका होने का भी एक क्या है? एडवांटेज। क्या एडवांटेज? क्या कि जैसे मीजोसोम किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेशन से। यहाँ पर पेरिप्लाज्मिक स्पेस का काम क्या होता है? जैसे लाइसोसोम होता है कि इनमें, यूकैरियोट्स में लाइसोसोम होता है, तो लाइसोसोम का काम क्या होता है? पाचन करना। अब जो प्रोकैरियोट्स है, जो प्रोकैरियोट्स है उनमें तो लाइसोसोम पाया ही नहीं जाता, प्रोकैरियोट्स में तो लाइसोसोम पाया नहीं जाता, तो फिर उनमें जो डाइजेशन है, पाचन है, तो वो कैसे होगा? तो पाचन के जो एंजाइम है वो कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस में बने रहते हैं। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसके समवर्ती हुआ? देखो दो संरचना होती है, एक तो समजात और एक होती है समवर्ती। समजात और समवर्ती, होमोलोगस और एनालोगस। आपने अगर इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे आप आने वाले लेक्चर में, तो वहाँ पर दो स्ट्रक्चर आएगी, होमोलोगस और एनालोगस। और 10th क्लास में भी आया हुआ है। तो जिनकी ओरिजिन सेम होती है वो तो होते हैं क्या? होमोलोगस, समजात। और जिनके फंक्शन क्या होते हैं? सेम, उनको बोलते हैं एनालोगस, मतलब समवर्ती। ऐसे जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस का फंक्शन किससे संबंधित है? किसके जैसा है? लाइसोसोम के जैसा है। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसके समवर्ती हुआ? लाइसोसोम के समवर्ती। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसके समवर्ती है? लाइसोसोम के समवर्ती। तो ये किसकी बात होगी? सेल मेम्ब्रेन की बात है। सातवां डिफरेंस खत्म कर लिया, आप इसको नोट करो। जब तक मैं साइड में हट जाता हूँ, इसको पॉज करो, नोट करो, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पॉज कर लिया होगा, पॉज करना आपने सीख भी लिया होगा। पॉज करना मैंने आपको सिखाया भी अच्छी तरह, क्योंकि आपको नहीं आता, आप बहुत बोले टाइप के स्टूडेंट हैं। तो आप इसको नोट कर लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। आप में से किन्हीं स्टूडेंट को ये लग रहा होगा कि कहीं डिफरेंस में 50 लेक्चर तो नहीं हो जाएंगे ना? तो ऐसा नहीं होगा। डिफरेंस में 60वां ये लेक्चर आ रहा है, तो आप घबराइए मत। 2 लेक्चर के बाद में डिफरेंस खत्म होगी, फिर हम अपने जो
हमारी जो अगली प्रस्तुति है, पहली प्रस्तुति किसकी रहेगी? प्रोकैरियोटिक सेल की, और उसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा यूकैरियोटिक सेल। तो ऐसे करते करते हमारा चैप्टर खत्म होगा, हम उसको पूर्ण विराम देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको एनसीईआरटी पूरी की पूरी क्या करवानी, करेक्ट। एक एक पॉइंट आपको बोर्ड पर लिखवाया जाएगा, स्लाइड का यूज नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए। स्लाइड समझते हो ना? स्लाइड वो डिजिटल बोर्ड आता है ऐसे, इसमें पहले नोट्स प्रिंटेड रहते हैं। जेनेटिक्स को भी स्लाइड से पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। जैसे मान लिया कि हमने कुछ जैसे चैप्टर है 12th क्लास में, इकोलॉजी है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, फूड प्रोडक्शन इन इन्हांसमेंट है। तो वो ऐसे चैप्टर की जो एनसीईआरटी बेस्ड उनमें क्या आते, क्वेश्चन आते हैं। तो उनको तो मान लिया कि भाई पढ़ा दिया एनसीईआरटी, उसमें पीडीएफ डाल दी, आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हो डिजिटल बोर्ड पर, वो तो अच्छी बात। लेकिन क्या किया जाता है कि अब जो ये ट्रेंड आ रहा है कि डिजिटल बोर्ड का एक एडवांटेज तो है, लेकिन उसका मिसयूज किया जा रहा है। क्या कि पहले नोट्स प्रिंटेड उसमें लिखवा लिए जाते हैं, प्रिंट करवा ले जाते हैं, पीडीएफ डाल ली जाती है, डीपीपी डाल ली जाती है। उसके बाद में क्या किया जाता है, टीचर उसको नोट ऐसे अंडरलाइन करता रहता है, स्टूडेंट उसको समझता रहता है। उसमें अच्छी अच्छी एनिमेशन आपको दिखाई जाती है, हालांकि वो समझने के जरिए से क्या अच्छी है, लेकिन उसमें प्रॉपर नोट्स ऐसे आपके नहीं बन पाते। तो एक्चुअल में जो स्टडी होती है ना, वो तो जब टीचर चौक चलाएगा, मार्कर चलाएगा, तभी तो स्टूडेंट उसको लिखेगा ना। ऐसे थोड़ी होता है कि आप उसको सेल बायोलॉजी जो कि आप उसको प्रिंटेड करवा के ला रहे हो नोट्स को, तो ऐसे नहीं होता। टीचिंग तो टीचिंग के हिसाब से होती है, और जो है चैप्टर तो चैप्टर के हिसाब से चलेगा। किसी को जल्दी है तो जल्दी का काम शैतान का होता है, हमको तो क्या करना है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको सप्लाई करना है। ऐसा कैसे जैसे ऑफलाइन क्लास में आपको दिया जाता है कि नहीं। तो हम अगला जो डिफरेंस वो स्टार्ट करें। वो डिफरेंस किसका रहेगा हमारा? हाँ, तो सेल वॉल देख ली, सेल मेम्ब्रेन देख ली। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या देखने मिलेंगे हमको? कोशिकांग देखने मिलेंगे हमको। कोशिकांग देखो, पहले मैं आपको समझाता हूँ कोशिकांग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होते हैं ये कोशिकांग। आज मैं आपको समझा कर मानूंगा, ठीक है। कोशिकांग क्या है, तो मान लो कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कि ये आपका एक क्या है, विद्यालय। ये आपका क्या है, विद्यालय। ये क्या है, एसीआई है, एसीआई, ये एसीआई है आपकी। मान लो कि हमने क्या कर दी, ऑफलाइन क्लासेस आपके लिए स्टार्ट कर दी, तो ये एसीआई है। तो क्या मान लो कि इसमें लेकर के इन 9th 10th 11th 12th की बैच क्या चल रही है इसमें। तो ऐसे थोड़ी कि 9th 10th 11th 12th के सभी बच्चों को एक साथ बिठा दिया, भर दिए यहाँ पर बच्चे, सभी टीचर को भी यहाँ पर खड़ा कर दिया कि यहाँ 9th वाला 9th के चैप्टर पढ़ाते रहो, 12th वाला 12th के चैप्टर पढ़ाते रहो, 11th वाला 11th के चैप्टर पढ़ाते रहो। सारे एक जगह मिक्स, टीचर मिक्स हो जाओ, बच्चे मिक्स हो जाओ। जिसको जो 12th का पढ़ना है तो वो 12th की सुनेगा, 9th की जो पढ़ना है उसको 9th की सुनेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर क्या होता है, होता क्या है, ऐसे चैम्बर बनाए जाते हैं। चैम्बर बनाए जाते हैं, नहीं क्लासरूम बोला जाता है जिनको, तो ऐसे चैम्बर बनाए जाते हैं। और साइड में एक चैम्बर होता है, प्रिंसिपल का भी चैम्बर होता है, प्रिंसिपल का भी एक चैम्बर होता है। उसमें भी कोई ना बैठा आपको मिलेगा, हैं, कोई ना कोई बैठा मिलेगा। हम यहाँ से कि हम आप लोग के सर बैठे मिलेंगे यहाँ पर कभी ना कभी। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल का रूम है, क्लास है 9th 10th। तो देखो हमने क्या अलग अलग प्रोसेस को चलाने के लिए, अलग अलग क्लासेस को चलाने के लिए अलग अलग चैम्बर बनाए ना। ऐसे ही वही सेम फिनोमिना किसमें होगा, सेल में होगा। रेस्पिरेशन को चलाने के लिए उसमें एक अलग से स्ट्रक्चर डाल दी। अगर हमको फोटोसिंथेसिस करना है तो उसके लिए अलग से सेल में स्ट्रक्चर डाल रखी है। देखो ये गलत, ये मान लो कि सेल है। रेस्पिरेशन करना है तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग से उसने अपना चैम्बर बना रखा है। क्लोरोप्लास्ट जहाँ पर क्या फोटोसिंथेसिस होगा उसने अपना अलग चैम्बर बना रखा है। डाइजेशन करना है तो वहाँ पर एक अलग से चैम्बर, वो क्या है, लाइसोसोम। तो ये स्ट्रक्चर जो कोशिका में प्रेजेंट उनको क्या बोला जाता है, कोशिकांग बोले जाते हैं इनको। क्या, कोशिकांग सेल ऑर्गेनल्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो समझे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट जो 7वां डिफरेंस है वो झिल्ली युक्त कोशिका है, झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त कोशिकांग।
झिल्ली युक्त कोशिकांग। हम देखेंगे भाई प्रोकैरियोट्स में झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, यूकैरियोट्स में झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। तो झिल्ली युक्त का मतलब क्या है, झिल्ली से गिरा हुआ, देखो ये झिल्ली है ना, झिल्ली से गिरी हुई, हाँ, तो झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो देखते हैं भाई कि यूकैरियोट्स में तो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, प्रोकैरियोट्स में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होंगे झिल्ली युक्त कोशिकांग। कि यूकैरियोट्स में तो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं अलग अलग, और यूकैरियोट्स में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या, अपवाद। जब नेचर है तो नेचर ने बनाया तो उसमें कुछ अजीबोगरीब नमूने भी आपको देखने मिलेंगे। जैसे अपवाद क्या है कि जो यूकैरियोट्स है उसमें जो कोशिकांग है वो कैसे होंगे, झिल्ली से गिरे हुए होंगे। लेकिन दो कोशिकांग ऐसे हैं जो झिल्ली से गिरे हुए नहीं होंगे। वो कौन कौन है, वो पहला तो है सेंट्रियोल, और दूसरा कौन है, राइबोसोम। ये कैसे, मेम्ब्रेनलेस, इनके पास झिल्ली नहीं होती। देखो जनरली क्या है, झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होंगे, लेकिन अपवाद स्वरूप एक तो सेंट्रियोल है, कौन, राइबोसोम। तारक केंद्र बोलते हैं इसको, तारक केंद्र, और इसको हिंदी में भी बोलते हैं राइबोसोम ही बोलते हैं इसको, पेलाडे कण भी बोलते हैं इसको, क्योंकि जॉर्ज पेलाडे ने इसकी डिस्कवरी की थी। पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था 10 साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन सेल बायोलॉजी में। हाँ, तो इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन देखो यहाँ पर जो कोशिकांग होंगे या नहीं होंगे, उनके पास मेम्ब्रेन होगी नहीं, लेकिन अपवाद स्वरूप कौन कौन ऐसे कोशिकांग होंगे यहाँ पर जिनके पास क्या होगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्या क्या, एक तो है थाइलेकोइड, ये थाइलेकोइड और कुछ नहीं, वो थोड़ी देर पहले जो क्रोमेटोफोर बताया था ना, रे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड स्ट्रक्चर, वही क्या है, थाइलेकोइड बोल रहे हैं उनको यहाँ पर, जो क्या करेगी, इनके पास क्या होगी, मेम्ब्रेन। और दूसरा है गैस वैक्यूल। तो ये दोनों ऐसे हैं जिनके पास क्या होगी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट। तो देखो इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट है, लेकिन दो ऐसे एक्सेप्शन है जिनके पास झिल्ली नहीं है। यहाँ पर झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, लेकिन दो अपवाद ऐसे मिलेंगे जहां पर झिल्ली प्रेजेंट होगी। कौन कौन, थाइलेकोइड और गैस वैक्यूल है ये, ठीक है। अब देखो एक नोट में आपको लिखवा दूं, नोट क्या, कि देखो ये मान लो कि कोशिका है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक कोष्ठ है। अब इसके अंदर हमने अलग अलग क्या डाल दिए, ऐसे कोशिकांग डाल दी, ठीक है। ये जो सेल है देखो अलग अलग चेंबर में बट गई कि नहीं, इसका चेंबर अलग है, इसका चेंबर अलग है, इसका चेंबर अलग, इसका चेंबर अलग। तो ऐसे क्या, ये जो सेल है अलग अलग चेंबर में बट गई। तो ऐसी जो सेल है उसको क्या बोलेंगे, बहुकोष्ठी कोशिका। मतलब जिसमें एक से ज्यादा क्या है, कोष्ठ है। कोष्ठ का मतलब क्या, चेंबर। तो यहाँ पर क्या है, एक तो बहुकोष्ठी कोशिका ये। दूसरी बात, यहाँ पर एक झिल्ली तो ये सेल मेम्ब्रेन खुद, और ये झिल्ली, ये तो एक से ज्यादा झिल्ली हो गई कि नहीं। तो यहाँ पर जो ये तंत्र है वो कैसा तंत्र है, बहुझिल्ली तंत्र। कैसा तंत्र, बहुझिल्ली तंत्र। तो ये ऐसी कोशिका क्या है, एक तो बहुकोष्ठी संरचना ये सेल, और दूसरा ये कैसा होता है, बहुझिल्ली तंत्र, ठीक है, इसको बहुझिल्ली तंत्र। यहां पर देखो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, सेल होती है, उसमें कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता, सिर्फ क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। अब आपको डाउट आएगा कि दो कोशिकांग है तो सही, थाइलेकोइड और गैस वैक्यूल। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थाइलेकोइड और गैस वैक्यूल सिर्फ कुछ प्रोकैरियोट्स में देखने आपको मिलेंगे, थाइलेकोइड उनमें देखने मिलेगा। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगा। और गैस वैक्यूल भी जनरली उन्हीं बैक्टीरिया या फिर उन्हीं प्रोकैरियोट्स में देखने मिलेगा जिनमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि ये जनरली किन में रहते, पानी में रहेंगे। तो पानी में अगर इनको फोटोसिंथेसिस करना है तो वो प्रकाश तो कहां पर आएगा,
वाटर बॉडी की सरफेस पर आएगा तो उनको प्रकाश को अब्जॉर्ब करने के लिए, लाइट को अब्जॉर्ब करने के लिए कहाँ पर आना पड़ेगा, सतह पर। तो सतह पर आने के लिए उनको उत्प्लावन बल कौन प्रदान करेगा, इसके लिए उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, गैस वैक्यूल। तो इनके अंदर क्या है, एकल झिल्ली, एक कोष्ठी संरचना, ये एक कोष्ठी संरचना, एक कोष्ठी संरचना। और इनमें सिर्फ क्या पाया जाता है, एकल झिल्ली, एकल झिल्ली धंतर। ठीक है, तो ये बहु झिल्लीयुक्त कोशिकांग की क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, नोट करो, मैं इसको मैं साइड में हो जाता हूं, नोट कर लो आप इसको। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपने नोट इसको कर लिया होगा। तो देखो, आज के लिए लेक्चर बहुत सफिशियंट है। तो आगे आने वाले लेक्चर में क्या देखेंगे हम, वो देखेंगे अभी वो झिल्ली कोशिकांग तो देख ली भाई है या नहीं है, लेकिन अब आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे एक एक कोशिकांग को उठाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इधर होता है, उधर नहीं होता, नहीं होता तो उसका फिर क्या होगा सिस्टम, क्या उसको काम कैसे चलेगा। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट वहाँ पर नहीं है तो कैसे काम चलेगा। तो एक एक क्या करेंगे हम, सेल ऑर्गेनल को उठाएंगे और उनके बीच में क्या देखेंगे हम, डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और बेल आइकन को दबाएं। आपको मेरी तरफ से गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।